बदलते पहाड़ भाग 5 छोटा जंगल। अरे किट्टू, आ गई स्कूल से? खाना लगा रही हूँ, फटाफट खा ले। ठीक है मम्मी। क्या बात है, आज तो कोई नखरे भी नहीं कर रही खाने के नाम पर। मैंने बोला तो खा लूंगी। एक मिनट, ये जैकेट के अंदर क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। मुझे खांसी आ रही है। किट्टू, ये रहा। अरे ये तो कुत्ते का बच्चा है, कहाँ से उठा लाई है ये? मम्मी प्लीज, बहुत छोटा है, जंगल के पास मिला, अकेले था, मुझे उसे रखने दो ना, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बेटा, कुत्ते पालना इतना मुश्किल होता है? पापा आएंगे, इतनी डांट लगाएंगे तो देखना। प्लीज मम्मी, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज मुझे शेरू को रखने दो। अरे तूने तो नाम भी रख दिया। आप खुद देखो कितना प्यारा है। ये तो प्यारा है, चल रख ले। किट्टू शेरू के साथ खूब खेलती थी, उसको खाना खिलाती और घुमाती भी थी। स्कूल से आने के बाद शेरू के ही पीछे लगी रहती थी, लेकिन एक दिन शेरू खो गया। किट्टू ने उसे हर जगह ढूंढा, हर कोने में देखा, हर गली में पूछा, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में पूछने के बाद पता चला कल रात बाघ आया था। पड़ोस के नेगी चाचा की एक बकरी और एक छोटा सा पिल्ला उठाकर ले गया। ये पता चलते ही किट्टू बिलख बिलख कर रोने लगी। वो बाघ जंगल में क्यों नहीं गया? उसने मेरे शेरू को क्यों ले लिया? बेटा, क्योंकि उसका जंगल छोटा हो रहा है, रिजॉर्ट बन रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जानवरों के पास न जगह बची है न खाना, इसलिए अब वो हमारे गांव तक आ जाते हैं। ये तो गलत है। हाँ बेटा, गलत तो है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ खोए हुए शेरों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो हर साल छोटा होता जा रहा है। जहाँ कभी प्राणियों की आवाजें गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का ही शोर है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं हूँ हर्षिता मेहता। चलिए शुरू करते हैं बदलते पहाड़, क्लाइमेट चेंज पर हमारी एक विशेष रेडियो सीरीज। आज हम ले आए हैं इसी सीरीज का 5वां एपिसोड, छोटा जंगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज और मानव हस्तक्षेप मिलकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कैसे इसका प्रभाव सिर्फ पेड़ों और प्राणियों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो मिलकर हमें प्लांट्स और एनिमल्स में हो रहे बायोडायवर्सिटी लॉस के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा जो फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट से हैं, और डॉक्टर जया उप्रेती जो जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। स्वागत है मैम आपका हमारी सीरीज में। थैंक यू हर्षिता। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि उत्तराखंड के कई नेटिव पौधे धीरे धीरे कम दिखाई देने लगे हैं। आपके अनुभव में इसके पीछे कौन से मुख्य कारण हैं? हर्षिता, जब हम लोकल या स्थानीय पौधों की या नेटिव पौधों की बात करते हैं ना, तो मेनली जो हमारा पहला रीजन है वो डिफोरेस्टेशन है, यानी वनों की कटाई। और वनों की कटाई किस रीजन से हो रही है? जब हमारे जितने भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, जैसे डैम की कंस्ट्रक्शन हो रहा है या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या भवन निर्माण हो रहे हैं, वो कहाँ पर होंगे? जो हमारे पास अवेलेबल लैंड होगी, वो लैंड कौन सी होती है? हमारी फॉरेस्ट की लैंड होती है। हमारे जो जानवर हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो रहा है। दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बारिश को अगर हम देखें तो असमय बारिश हो रही है, तापमान में बढ़ावट होती है और आपका वर्षा चक्र में बढ़ता है, या ग्लेशियर जब आपके मेल्ट होने लगे हैं तो स्थानीय जो हमारा जो इकोसिस्टम है, तो अगर एक स्पीशीज हमने प्लांट खत्म कर दिए तो नेचुरली उस प्लांट से जो भी डिपेंडेंट स्पीशीज थी उनको भी नुकसान होगा, यानी उनका इकोसिस्टम भी बदलेगा। तीसरी चीज आती है, अगर मैं एम्फेसिस दूं
अपने हिमालयी क्षेत्र को, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट है। स्पीशीज धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ मूव करने लगती हैं। फिर आते हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो दे रही हैं हमारी जो विदेशी प्रजातियां हैं, जिनको हम केवल शौकिया ले आए थे। जैसे आपने देखा होगा जब हम रोड साइड पे जाते हैं ना, तो आपको ऑरेंज पर्पल टाइप के फ्लावर्स दिखते हैं, जिसको हम कुरी घास कहते हैं, लेंटाना कमारा इसको कहते हैं। तो कुरी को जब लाया गया तो वो केवल एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लाया गया, पर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसा है कि आपका अगर उसका सीड 2 से 3 साल तक भी सॉइल में पड़ा रहेगा तो उसको किसी चीज से कोई नुकसान नहीं होता, वो फिर ग्रो कर जाता है। जब सारी स्पेस इस तरह की स्पीशीज ले लेंगी तो आपकी नेटिव स्पीशीज कहाँ ग्रो कर पाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें नीड्स को तो फुलफिल करना है। तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम किस में इंक्रोच कर रहे हैं, जंगलों में इंक्रोच कर रहे हैं। मतलब हमने काटा, घर बनाया, खेत बना रहे हैं। हम अपने लिए तो सुविधा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी लोकल स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। जी मैम, क्लाइमेट चेंज का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और CO2 एंजाइम के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसको तोड़ देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगता है। एंजाइम की जो एफिशिएंसी है पौधों के लिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है, मतलब उस टेम्परेचर पे वो बेस्ट वर्क करेगा। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा तो हमारा जो वो फूड फॉर्मेशन नहीं होगी, फूड फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ये जो हमारा एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, CO2 फिक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर में इसका फिक्सेशन कम हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट ये सॉइल से अपटेक कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा, तो उसका जो फूड फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो लेस न्यूट्रिएंट होंगे उसमें, जिससे डायरेक्टली ह्यूमन के हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा। जी मैम, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का शिकार हो रहे हैं। क्या आप कुछ एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि इसका लोकल कम्युनिटीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ प्लांट्स का अत्यधिक और असंवेदनशील दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले उतना यूज नहीं होता था क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अब जब लोगों को पता चलने लगा तो लोग उसको यूज ज्यादा करने लगे। जैसे जटामासी की मैं बात करूं तो इसका जो यूज होता है वो आपके स्ट्रेस के लिए, नींद के लिए और हेयर्स के लिए होता है। अब धीरे धीरे ये इतना इसका एक्सप्लोरेशन हुआ कि ये संकट की स्थिति में आ गया है। प्रजातियों की एक लिस्ट होती है, IUCN रेड डेटा लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो संकटग्रस्त प्रजातियों में अब आ गया है। दूसरा आपका आता है अतिश, बुखार और पेट दर्द में यूज करते हैं, तो हमारे पुराने लोग अभी भी उसको यूज कर रहे हैं, बट अब उसको कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं। तो लोगों को प्रॉपर मेथड नहीं पता कि उसको किस तरह से निकालेंगे, तो अपने फायदे के लिए जैसा भी उनको मिल रहा है वैसे वो निकाल रहे हैं, और इलीगल है, चोरी छुपे निकाल रहे हैं। तो किस क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, तो वो नेचुरली वो एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कुटकी कहा आपको, तो लिवर और बुखार में यूज होता है। या अर्शागाम्बू है आपका ऊर्जावर्धक है, चिरायत, पर्शिया चिरायता जिसको बोलते हैं, तो बुखार और स्किन डिजीज में इसको यूज करते हैं। और एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा ब्राह्मी, आपने सुना होगा, बचपन से सुना आ रहा है कि आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी यूज होता है। ये स्पीशीज सारे के सारे हमारे संकट प्रजातियों में आ रही है, पहले नहीं थी बट अब ऐसे आ रही है क्योंकि लोगों को जैसे यूज पता लगने लगा। जैसे फार्मा कंपनी जब हमको रीच कर रही है पहाड़ी क्षेत्रों को, तो वहाँ लोगों को जब पता लगने लगा तो उन्हें पता है कि हमारा ये आय का स्रोत है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। एक आर्थिक नुकसान है, जब पूरी तरह खत्म कर देंगे तो अगली जनरेशन को क्या मिलेगा। दूसरा हमारा जैव विविधता का नुकसान है बिल्कुल। तीसरा पारंपरिक जड़ी बूटियां हैं, जब इसको एक लिमिटेड वे में यूज करेंगे तो वो फायदा देंगी, लेकिन अनलिमिटेड वे में क्या होगा, वो नुकसान ही करेंगे क्योंकि आपको उनकी नॉलेज नहीं है। सांस्कृतिक प्रभाव अगर मैं कहूँ तो कुछ पौधे जो है हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जुड़े हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा तुलसी है, या बिल्व पत्र कहते हैं जो हमारे वहाँ यूज होता है। दुर्वा आपकी पूजा बिना दुर्वे के, यानी दूब घास जिसको हम बोलते हैं, उसके बिना उपयोग नहीं होती। अगर ये स्पीशीज एक दिन खत्म हो जाए तो शायद हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हम उनको आगे नहीं चला पाएंगे। जी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर जया उप्रेती से। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जमीन के नीचे भी एक पूरा इकोसिस्टम है, माइक्रोब्स, फंगाई, अर्थवर्म्स। क्लाइमेट चेंज और पेस्टिसाइड यूज का उन पर क्या असर हो रहा है? जो हमारा सॉइल इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है, उसमें वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं। ये हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है सॉइल के इकोसिस्टम को। टेम्परेचर में चेंज होता है और जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है,
जो नमी है उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो बदलती है। जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, ये सारी साइकिल्स जो हैं वो इकोलॉजी में बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी चेंज होगी, तो आपके जो पैटर्न है, न्यूट्रिएंट साइक्लिक जो पैटर्न है उसमें भी चेंज आएगा। उस चेंज की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, सॉइल इरोजन होता है, साथ ही साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। वैसे तो अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट होगा, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम जब पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती है और हमारी जो फसलों की पैदावार ईल्ड वो इंक्रीज होती है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट की, उनकी बायो मास रिड्यूस होता है और उसमें बहुत से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, अगर वो किसी एक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं तो वो फूड चेन को भी डिस्टर्ब करते हैं। बाकी आपका पेस्टिसाइड्स जो है वो वॉश आउट होके वाटर बॉडीज में जाता है, ठीक है, वहां जाके वो वाटर बॉडीज में भी वहाँ के प्लांट के एनिमल्स को जो है वो इफेक्ट करता है। पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन फूड चेन में इंक्रीज होता रहता है, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ओवरऑल जो है ये धीरे 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 जमा होते होते टाइम के साथ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। जी मैम, जब फॉरेस्ट एरियाज श्रिंक होते हैं तो जानवर गांव और शहरों में आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ हैबिटेट लॉस की वजह से है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? और क्या इसका असर फार्मिंग और इकोसिस्टम पर भी पड़ता है? आप देख रहे होंगे कि आजकल आप न्यूज, रील्स वगैरह लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखो कैसे हाथी आ गया, कैसे टियर्स जो हैं वो रोड में घूम रहे हैं, है ना। आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उनके घर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो आप ही के घर में रहने आएंगे फिर। तो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एक जो डेवलपमेंट है वो पुअरली प्लान्ड है, उसकी वजह से क्या है, उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। किसी एनिमल क्रॉस कर रहा है, हाई स्पीड व्हीकल जा रहा है, कोई वो उसी से टकरा गया, के अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं। तो सबसे पहला जो है, हमने एनिमल्स के बिहेवियर में भी चेंज देखा है। पहले ह्यूमन और एनिमल इंटरेक्शन बहुत कम था, हम उनसे डरते थे, वो हमसे डरते थे। पर अब आपने देखा है कि जंगल के बीचों बीच रोड जा रही है, ठीक है, वहाँ से बसेस जा रही हैं, गाड़ी जा रही है, ह्यूमंस वहाँ से जा रहे हैं। तो अब जो है इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे एनिमल्स ने ह्यूमन को, उनकी प्रेजेंस को टॉलरेट करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे उनका डर कम हो रहा है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की ओर को बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, आप देखते हैं एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर ह्यूमन का कोई एरिया हो जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ पे डस्टबिन वगैरह में भी एनिमल खाना ढूंढने आते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें ये भी लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के आसपास उन्हें प्लेंटी ऑफ फूड, वाटर, जो भी रिसोर्स हैं, ठीक है, जो उन्हें अपने लिए चाहिए वो इजिली अवेलेबल है, मिल रहे हैं। तो वो भी उनके लिए एक अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ एक हम फैक्टर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रेडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप, कि एनिमल्स जो हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की ओर को आ रहे हैं। सबसे पहले बात तो आपकी क्रॉप डैमेज होगी, आपका जो पशुधन है, ठीक है, जो भी आपने डोमेस्टिक एनिमल पाले हैं उन पे भी वो अटैक करते हैं, इवन ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे जो वनरेबल हैं, ने अपने ही कुमाऊं एरिया में कई बार सुना होगा। दूसरा, आपका अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह खत्म होती हैं, डैमेज होती है, तो आपको आर्थिक नुकसान तो हो गई। दूसरा, मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, या तो एनिमल ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है या फिर ह्यूमन एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जी मैम, क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर और ब्रीडिंग साइकिल्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? क्या आपने किसी स्पेसिफिक स्पीशीज में ये चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं? क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, या तो गर्मी कम हो रही है या तो फिर बहुत ज्यादा हो रही है, या तो बारिश हो ही नहीं रही है या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो ब्रीडिंग साइकिल है, पैटर्न है, उसमें टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जब भी आपका ब्रीडिंग सीजन होता है तो उनको बहुत अच्छी मात्रा में फूड चाहिए होता है। तो बहुत से एनिमल हैं, इस चेंज की वजह से ब्रीडिंग पैटर्न, माइग्रेशन पैटर्न सब जो है वो चेंज हुआ है। कुछ एनिमल प्रेफर करते हैं कि वार्मर टेम्परेचर जब तक वो ब्रीड करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन है उसमें और जो फूड अवेलेबिलिटी है उसमें एक मिसमैच सा आया हुआ है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी अगर हो तो उससे भी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, एग प्रोडक्शन रिड्यूस होती है,
एग क्वालिटी रिड्यूस होती है। कहीं कहीं पे तो हमने ये भी देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल का ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज हो रहा है। आप अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड जो होती है वो माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा, मान लीजिए उन्हें किसी ठंडी जगह से किसी गर्म जगह में माइग्रेट करना है, तो अब वहाँ पे वैसा वेदर नहीं है जैसा उनको अपने प्रेफरेबल कंडीशंस में चाहिए, तो ब्रीडिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। एनिमल में भी स्ट्रेस और एग्रेशन जो है वो देखा गया है। बर्ड्स की स्पीशीज में देखा है, ईगल वगैरह में, और रेड डियर में देखा है कि लेस प्रेसिपिटेशन की वजह से, पुअर फोरेज की वजह से डिले हुआ है उसके मेटिंग पीरियड में। अब ये है कि हमको ये सब प्रिवेंट कैसे करें। पहले तो क्लाइमेट चेंज को हमें कम करना है, तो उसके रिडक्शन के लिए तो यही है कि जितना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, प्लांट डेवलपमेंट करें। दूसरा, हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है। हमें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो हैं जहाँ पे एनिमल हंटिंग या एनिमल का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है या जो उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको हमें रोकना है। दूसरा हमारा जो है, हम कॉरिडोर्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है एक राजा जी कॉर्बेट कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर बेसिकली जो आपके प्रोटेक्टिव एरियाज के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं एनिमल मूवमेंट को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बेसिकली ये प्रमोट कर रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम, अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10-15 सालों में उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति कैसी हो सकती है? अगर इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहा तो अगले 10 सालों में हमारे पास जैसे 500 प्रजातियां औषधि पौधों की थी, तो वो 30 से 40% वो डिक्लाइन कर जाएंगी, क्योंकि हम इस तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले गांव में 10 परिवार थे, अब क्या है 20 हैं, तो उनके रहने के लिए अगर जगह कम पड़ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। हालांकि ठीक है, आपके विकास होना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए प्रॉपर नीतियां होनी चाहिए। अब आप विकास कर रहे हैं, आपने कहा हमने घर बना दिया, हम हर एक घर तक हम सड़क ले गए, आपने सारे जंगल खत्म कर दिए। लेकिन होना ये चाहिए था कि जितना जंगल खत्म हुआ था उतना ही डेवलप किया जाता। अभी आप देखें, अगर बिल्कुल प्रेजेंट एग्जाम्पल में बात करूँ तो क्वारब आप देखें 2 से 2.5 महीना बिल्कुल बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। रीजन क्या है कि जब रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो जेसीबी ने पूरी उनकी जड़ें काट दी, पेड़ों की जड़ें बिल्कुल खत्म। पेड़ों की जड़ें जो है सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, पेड़ ही नहीं है तो बाइंडिंग कैपेसिटी 0 हो गई। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो रिसोर्सेज सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स को यूज नहीं कर रहा है। जी मैम, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और हम कॉमन लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नीतियां और नियम बनते तो हैं, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका इम्प्लीमेंटेशन। कुछ चीजों में गवर्नमेंट को बिल्कुल सख्त होना होगा, जैसे कुछ हमारे इको सेंसिटिव जोन्स हैं, तो इको सेंसिटिव जोन्स में किसी भी तरह के निर्माण और खनन पर रोक लगनी चाहिए। इवन ब्यूटिफिकेशन के लिए भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल तो केदारनाथ हमारा बायो रिजर्व है, तो वो एक एरिया ऐसा है जो इको सेंसिटिव जोन में हमारा आता है। बट आप देखिए, डेली हमारे हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से आपकी वाइल्ड लाइफ भी इम्पैक्ट हो रहा है। देन फॉरेस्ट जब आप कट कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अगर कटाई होती है, यानी आपको जितनी जरूरत है उतना आपने काटा है, तो वनों को नुकसान कम से कम होगा। दूसरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है वो ये करता है कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक मेंटेन होता है। उसका क्या मतलब है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गाँव में जो स्थानीय लोग हैं वही स्थानीय पौधे, जानवर या पारंपरिक ज्ञान का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे बुजुर्गों को पता थी, हमें नहीं पता, और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी नहीं पता होंगी। ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, इनमें डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली। अगर किसी गाँव में कोई विलुप्त प्रजाति है तो एटलीस्ट अगर हमें पता होगा तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाए, जैसे हमारे पास एक्ट बहुत सारे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 जो हमारे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह से फॉरेस्ट एक्ट है या बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, तो जिसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो बनाया गया है वो आपके पेड़ पौधों को, जानवरों को, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। पर जब भी हम कोई पॉलिसी फॉर्म करते हैं या जब भी कोई एक्ट हम फॉर्म करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लोकल लोगों से कराया जाना चाहिए, यानी पीपल पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, उसके लिए सेंसिटिव फील नहीं करेंगे, तब तक उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी चीज अगर हमारी होती है तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे
चाहे वो छोटी पेन हो, चाहे आपका एक पेड़ हो, उसी सोच को अगर हम लोकल एड को इसमें जोड़ेंगे किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, तो नेचुरली 50% लोग उससे सेंसिटिवली जुड़ेंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। स्थानीय लोगों को क्या करना है कि जैविक खेती करनी चाहिए, जिससे केमिकल्स यूज कम से कम हो। केमिकल यूज कम होंगे तो नेचुरली पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेगा। एकल खेती यानी मोनोकल्चर की जगह पे मिक्स क्रॉपिंग आपका इकोनॉमिकल लॉस नहीं होने देगी। दूसरा, सॉइल के फर्टिलिटी लेवल को इम्प्रूव करके रखती है। घरेलू स्तर पे जैसे हर्बल किचन गार्डन है तो वहाँ पर हमको छोटी छोटी जड़ी बूटियों को उगाना चाहिए, इसका यूज भी होगा। अच्छा, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, ब्रह्मी है, ये छोटे बिल्कुल आपके गमलों में उग जाते हैं, तो इस तरह की औषधियों को घर में लगाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। उससे दो बेनिफिट है, एक तो हम उनको हल्के फुल्के जो भी हमारी परेशानियां उनमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, इन स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उनको लगाकर। जो आपकी लोकल मार्केट है उसमें लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम पेड़ तो सभी लगा रहे हैं, हर बार लगा रहे हैं, पर पेड़ को लगाने से ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करने पे एम्फेसिस देना चाहिए। 3, निर्धारण का काम प्रशासन करेगा, लेकिन जागरूकता जो अवेयरनेस हो फैलाएंगे वो लोग फैलाएंगे। कोलैबोरेशन में काम करना होगा तभी कोई चीज हो सकती है। या प्रोटेक्शन के लिए बजट और प्रोग्राम बनाना वो प्रशासन कर सकता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, भागीदारी, जो रोल है वो इम्पोर्टेंट लोकल लोगों का है। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जब एक बाघ खाने की तलाश में भटकते हुए हमारे गांव या शहर में आता है, जब हाथी, बंदर या लंगूरों की टोली खेत खलिहान नष्ट कर देते हैं, तो वो बिन बुलाए मेहमान नहीं है। दरअसल हम उनके घर पर कब्जा कर बैठे हैं। वो अपने वनों की कागजाती बिक्री नहीं समझते। ये सब हम इंसानों के बनाए हुए नियम हैं। हर नई बाउंड्री वॉल या बैरिकेडिंग को देखकर जानवरों को बस इतना समझ आता है कि उनका जंगल छोटा हो गया है। बायोडायवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रकृति की सहायता करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें जैसे स्थानीय प्रजातियों के वन रोपण को बढ़ावा देना, जंगल के आसपास कूड़ा ना फेंकना, फॉरेस्ट एरिया में अनियंत्रित एवं अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाना और वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ कॉरिडोर्स बनाना, ये सब जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन प्राणियों के लिए आवाज उठाइए जो खुद बोल नहीं सकते। उनके लिए सोचिए जिनके लिए जंगल सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं, घर है। आप सुन रहे थे बदलते पहाड़, एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज रेडियो सीरीज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हलू हल्द्वानी 91.2 FM पर। मैं हूँ हर्षिता, मिलूंगी आपसे अगले बृहस्पतिवार शाम 4 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, जंगल जितना बचा रहेगा, जिंदगी उतनी ही बची रहेगी। धन्यवाद।